झांग लगवान का भतीजा झांग यांग एक समाचार कर्मी है। सन 2012 में वह मेक्सिको के एक समाचार पत्र में संपादक के रूप में काम करता था। उस दिन झांग यांग को उनके दोस्त हे शियोंग का फोन आया, जिसमें उसने कहा कि जिस जेल में वह काम करता है वहां एक नया मृत्युदंड प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अपराधी पूरे दिन रोता चिल्लाता रहता है। उसने कहा कि वह निर्दोष है, उसने हत्या नहीं की, वे सभी मृतक एक राक्षस द्वारा मारे गए हैं। हे शियोंग ने सुझाव दिया कि वे जेल में जाकर इस अपराधी का इंटरव्यू करें और उसकी कहानी को लेख के रूप में लिखें, शायद कुछ पुरस्कार मिल जाए। इसलिए झांग यांग छोंगजिंग के साथ जेल आए। ब्लैक बियर की व्यवस्था के तहत उन्होंने इस अपराधी से मुलाकात की, जिसका नाम अचाई था। झांग यांग ने पहली नजर में अचाई को देखा और तुरंत रुचि ले ली, क्योंकि अचाई के चेहरे पर कहानियों से भरी आभा थी। अचाई ने कहा वह चाहता है कि झांग यांग उसकी मदद करे, एक रिपोर्ट लिखें, सच्चाई को सबके सामने लाएं और उसकी बेगुनाही साबित करें। लेकिन देखने में ऐसा लगता है अचाई कुछ खास उत्साहित नहीं था। फिर अचाई ने अपने साथ हुई डरावनी घटनाओं को बताना शुरू किया। जेल जाने से पहले वह एक खनिक था। कुछ महीने पहले उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मैक्सिको सीमा की एक खदान के लिए एक सुरंग खोदना। जॉन मैनसिंग खुशी खुशी अपनी 5 सदस्यीय निर्माण टीम के साथ यहाँ आया और तैयारी करने लगा। काम शुरू करने से पहले जियाबैंग ने उनके साथ एक अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी सामग्री ये थी कि यदि कोई खजाना मिल जाए तो तुरंत सौंपना होगा, लेकिन कोई आपदा होने पर जियाबैंग जिम्मेदार नहीं होगा। एचाई ने जियाबैंग से कहा कि वह ज्यादा सोचना चाहिए। फिर छोटा दल ने अपना ध्यान पैसे पर केंद्रित कर लिया। आपदा का असर नहीं, लेकिन खजाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अचाई और उनकी टीम ने खुदाई शुरू की। कहना पड़ेगा कि वे बहुत कुशल थे। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने कई दर्जन मीटर की सुरंग खोद दी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खदान पहले भी खोदी गई थी। उन्होंने उसमें कई पुराने खदान के सुरंगें खोजी। खनन सुरंग के अंदर घना अंधेरा था, यह भी नहीं पता था कि वहां कोई खजाना है या नहीं। अक्षय ने तुरंत एक स्मार्ट रोबोट भेजा ताकि स्थिति की जांच की जा सके। थोड़ी देर के बाद रोबोट के आकलन के अनुसार वहां कोई खजाना नहीं था। अक्षय को मजबूरी में खड़ी मेहनत से कमाई जारी रखनी पड़ी। जल्द ही उन्होंने पाया कि पुराने खनन सुरंग की दीवारें काफी नरम थीं, जिससे खुदाई पहले की तुलना में बहुत तेज हो गई। इसलिए उन्होंने रणनीति बदल दी, पुराने खदान की राह पर निर्माण किया। कुछ दिनों तक खोदा, काम बहुत अच्छे से चला, अंदर की जगह भी बढ़ती गई। कहावत है, जब कोई व्यक्ति खो जाता है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। खदान ने अचानक स्वचालित खनन शुरू कर दिया और गुफा के चारों ओर की चट्टानें खुद गिर गईं। 3 दिनों की काम की मात्रा को छोड़ दिया, और इससे भी अधिक रोमांचक ये है कि अंदर एक और बड़ा उन्माद दिखाई दिया। वे तुरंत अंदर भागे, यह देखने कि कहीं सोने की बड़ी ईंटें तो नहीं है, लेकिन जब करीब गए तो सोने की ईंट नहीं मिली, बल्कि बहुत सारी जानवरों की सफेद हड्डियां और लाशें मिली। तुरंत ही एक तीव्र दुर्गंध ने उन्हें घेर लिया। नाक ढकने के बावजूद भी वह गंध आ रही थी। अचानक खदान की गहराई से लगातार भयानक आवाजें आने लगीं और उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वे डर से कांपते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन इसके बीच भ्रम में वे दिशा खो बैठे। चारों ओर केवल पुराने खदान थे और किसी को नहीं पता चला कि कौन सा बाहर की ओर जाता है। आचान बहुत चालाक था। उसने एक दूसरे मोटे चाई को पकड़कर इशारा किया कि उन्हें अलग अलग होकर रास्ता खोजना चाहिए। रास्ता मिलते ही जोर से चिल्लाना था और फिर पीछे वाले सदस्यों से वही बात कही। जल्दी ही मोटा चाय कहता है कि उसे लगता है कि उसने रास्ता ढूंढ लिया है। दोनों तेजी से उस खदान में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। वे हाँफते हुए मुड़कर वापस भागने लगते हैं। जैसे ही वे दूसरी सुरंग में दौड़ने वाले थे, उनके सामने एक भयानक जीव आ गया और रास्ता रोक दिया। यह एक भेड़िए जैसे सिर वाला राक्षस था, जिसके तेज दांत थे, 4 लंबे पंजे और एक मोटी पूंछ। यह तो बहुत ही भयानक था। अचाई भाइयों के पास पैंट गीली करने तक का वक्त नहीं था। उन्हें दौड़ते दौड़ते ही पेशाब करना पड़ा। राक्षस पीछे से उनका पीछा कर रहा था। पांचे एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। जमीन पर लेटकर अपने शरीर से अचर को भागने का समय दिया। अचर अपने दोस्त की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुए। उनके दिमाग में अब केवल यह था कि उन्हें भागना है, पांगचाई की नीयत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अचानक आचर ने अपना नाम पुकारते हुए किसी की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो वह मोटा चाई का हाथ था। वह खून से लथपथ दौड़ता हुआ आया और अचाई को बताया कि उस पर राक्षस ने हमला किया था। अगर उसका बहादुर भाई नहीं होता, जिसने अपनी आखिरी सांसों में उस राक्षस की टांग को कसकर पकड़ लिया होता, तो वह बाहर नहीं निकल पाता। उसने निर्णय लिया कि वह भी अचाई की तरह अपने भाई के लिए अच्छी तरह से जिएगा। ये बाहर से हंसी की आवाज आई तो फैटचाई ने तुरंत अपना हाथ अचाई के मुंह पर रख दिया, संकेत देते हुए कि वह आवाज ना निकाले। फिर उसने धीरे से अचाई को बताया, इस जानवर की, इस राक्षस की सुनने की शक्ति बहुत तेज है, हमें इसके पीछे कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अचाई ने सुनकर सहमति व्यक्त की। अब वह अपने दिमाग को तेजी से चलाने लगा ताकि जल्दी से बच निकलने का कोई तरीका सोच सके। हैजन ने एक अच्छा उपाय सोचा जिससे वह रोबोट को राक्षस का ध्यान बंटाने दे सके और फिर तेजी से उसका बैग ढूंढकर उस प्यारे रोबोट को बाहर निकाल सके। यह तरीका काम कर गया। राक्षस का ध्यान रोबोट की ओर मुड़ गया और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु ज्यादा दूर नहीं चलने पर वो तुरंत मुड़ा और चालाक अचाई को पकड़ने चला गया। अचाई और उसके साथी अभी भी मरे हुए भाई के लिए जीने की उम्मीद रखते थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे ग्वायवू को पकड़ने नहीं देंगे। अंततः अचाई ने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उसने जल्दी से बगल की फावड़ा उठाया और गुफा और ऊपर की चट्टानों को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया और इस तरीके से उसने राक्षस को सुरंग में रोक दिया। उसे बाकी अचाई की कोई फिक्र नहीं रही। जैसे ही टुकड़े गिरने लगे, ली छाई जो गंभीर रूप से घायल था, धीमी गति से भागकर ठीक समय पर बाहर निकलने के स्थान पर पहुंचा। जोरदार पत्थर बर्फबारी की तरह गिरकर ली छाई को जमीन पर पटक देते हैं और वह गुफा में जिंदा दफन हो जाता है।
अंत में अचाई बच निकलने में कामयाब हुआ। सिर्फ उसे भविष्य में थोड़ा पश्चाताप हो सकता है, पर वह यह कभी नहीं सोच सकता था कि उसे अदालत ने हत्यारा घोषित कर दिया। अचाई ने झांग यांग को अपनी कहानी सुनाई, उम्मीद करते हुए कि झांग यांग उसकी कहानी को व्यापक रूप से फैलाएगा। बिल्कुल, इससे भी बेहतर होगा अगर अदालत फैसला बदल दे। झांग यांग ने देखा कि जब अचाई कहानी सुना रहा था, उसके माथे पर हल्का पसीना बह रहा था। ये पता नहीं था कि वह थका हुआ है या घबरा रहा है। झांग यांग एक काफी सच्चे आदमी है, इसलिए उन्होंने इस कहानी को लिखने का निर्णय किया। पुरस्कार मिलेगा या नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन इस कहानी के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद जेल के प्रमुख को अदालत से इस मामले की फाइलें मिली। जेलर ने एफबीआई को आदेश दिया कि वह वास्तविक मामले की सच्चाई झांग यांग को बताए और उससे एक बयान जारी करने को कहे कि वह कहानी झूठी है। अदालत के सबूत दिखाते हैं कि अचाई सचमुच में एक हत्यारा है। इसका कारण यह है कि अचाई लोगों ने वास्तव में खदान में कुछ अच्छा पाया था, लेकिन माल बांटने में असमानता के कारण उनका बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके बाद अचाई ने मन में बैर पाल लिया और जानबूझकर फावड़ा का उपयोग करते हुए खदान को ध्वस्त कर दिया, जिससे बाकी 4 लोग मारे गए। बचाव दल ने मृत शव को खोजने के लिए खनन गुफा खोदी और शव परीक्षा की। वहां कोई राक्षस हमला नहीं हुआ था। प्यारे रोबोट ने उसकी हत्या के पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। चांग यांग को उम्मीद नहीं थी कि अचाई, हालांकि वह बहुत दुबला पतला है, लेकिन उसका दिमाग भी उतना ही तेज है। वो वास्तव में इतना दिलचस्प कहानी बना सकता है। हालांकि वह जल्द ही अपने काम के साथियों के पास जाएगा। पता नहीं उसके कुछ साथी उसकी कहानी को पसंद करेंगे या नहीं। मैं एक फूडी एक्सप्लोरर हूं और मुझे छोटी छोटी खाने की जगहों को खोजने में महारत हासिल है। आज रात मैंने एक छोटी सी दुकान को खुला पाया। मैंने दुकान का दरवाजा खोला और पाया कि अंदर कोई और ग्राहक नहीं था। दुकान की सजावट भी बहुत जर्जर थी। मछली के टैंक में मछली नहीं थी और वह काई से भरा हुआ था। मैंने मेनू खोलकर देखा तो उसमें कुछ अजीब पकवान थे। भले ही मैंने अनगिनत दुकानों का अनुभव किया है, फिर भी यह जगह मुझे पसीने से तर कर गई। मेन्यू पर की तस्वीरें ही न निकलने लायक लग रही थी। मैंने बेतरतीब ढंग से 2 डिश ऑर्डर कर दिए। दुकान का मालिक बूढ़ा आदमी अजीब से हंसी में था। असल में इस दुकान में बूढ़ा अकेला ही था। मैं वहां बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दुकान का मालिक मेरे पीछे ही बैठा था। दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक रहस्यमय मुस्कान दी और फिर रसोई की ओर चला गया। मैं वहां बहुत देर तक इंतजार करता रहा। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और उठकर जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो पाया कि यह दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। तुमने मुझे अभी तक सामग्री नहीं दी है। जब लोग अत्यधिक थके या कमजोर होते हैं, वे अक्सर कुछ अजीब चीजें देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आप सामान्य स्थिति में हो, फिर भी कुछ अज्ञात चीजें देखना संभव है। उस साल मैं और मेरा परिवार एक बहुत ही शांत और सुखद छुट्टी स्थल पर घूमने गए। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, बस हमारी उम्र के छोटे युवा लोगों के खेलने के लिए कुछ खास नहीं था। ये जगह शायद मेरे माता पिता की उम्र के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त थी। उस दिन मैं होटल के सामने की छोटी सड़क पर चल रहा था। अचानक मैंने सिर उठाया और देखा कि पता नहीं किस मंजिल की एक खिड़की पर मेरे उम्र की एक लड़की खड़ी थी, जो नीचे की ओर देख रही थी। दूर से देखने पर वह थोड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे हाथ हिलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं मानकर आगे बढ़ना जारी रखा। बिना किसी खास काम के मैं इधर उधर भटकता हुआ एक घास के मैदान में पहुंचा। वहां एक झूला था। मैं उस पर बैठकर ऊब कर झूलने लगा। इस समय मैंने फिर से उस लड़की को देखा। वह मुझसे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के सामने खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। मैं तो एक जोशीले जवान हूँ। जब प्यारी लड़की मिलती है तो स्वाभाविक रूप से बात करने का मन करता है, इसलिए मैं झूले से कूद गया। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो एहसास हुआ कि वह उतनी प्यारी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। इस लड़की का चेहरा किसी अजीब ढंग का लग रहा था, जिसे एक डरावना एहसास हो रहा था, लेकिन साफ साफ कह नहीं सकता था कि क्या अजीब था। अगर बताना पड़े तो मुझे लगता है कि उसकी आंखें और होंठ आम लोगों की तरह नहीं थे। जब मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था, तभी वह अचानक मुड़ी और पीछे के जंगल को देखने लगी। मैं रुक गया और वहीं खड़ा रह गया। वह कहीं कोई अजीब पीछा करने वाला तो नहीं था। बाकी के दिनों में मैंने उस अजीब लड़की को फिर कभी नहीं देखा। कुछ दिन बाद हमने अपनी छुट्टियों को समाप्त किया और घर की ओर रवाना हुए। घर लौटते समय मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। यद्यपि उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन अगर उस समय मैं उसके पीछे जंगल में चला जाता तो शायद यह एक गहन बातचीत का मौका हो सकता था। परंतु फिर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे इतना डरा दिया कि मेरा दिल जैसे पेट में गिरने वाला था। वो लड़की वास्तव में इस सुनसान सड़क के किनारे पेड़ के पास खड़ी थी। जब हमारी कार उसके पास से तेजी से गुजरी, मैंने देखा कि उसने अपना सिर घुमाया और उसी तरह सीधा मुझे देखती रही। यहाँ तक कि कार की खिड़की के पार से भी उसके चेहरे पर अजीब भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। क्या आपने उसे देखा है? कुछ भी नहीं था। बाद में मैंने धीरे धीरे एहसास किया कि शायद ये सब मेरे दिमाग की कल्पना थी। वो लड़की